तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि भाई सन्डी डेटर के लेजर कैसे बनाते हैं, एक्सपेंस के लेजर कैसे बनाते हैं, CGST SGST के लेजर कैसे बनाते हैं, सेल्स परचेज के लेजर कैसे बनाते हैं। तो ये सब जो है हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो आज हम सीखेंगे बैंक के लेजर कैसे बनाने हैं एंड जो अदर जो फिक्स असेट्स के लेजर हैं उसको कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे और इसके बाद हम तुरंत जो है स्टार्ट करेंगे वाउचर एंट्रीज़ और सारी चीज़ें वाउचर एंट्रीज़ में कवर करेंगे। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या बनाना है, आज हमें बनाना है बैंक का लेजर सबसे पहले। और बैंक का लेजर में डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि बैंक का लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है टैली में, क्योंकि आप बैंक को मेंटेन करेंगे, बैंक में सारी चीज़ें आपको प्रॉपर डालनी है, बैंक को एप्लीकेबल प्रॉपरली का आपने करना है, जिससे कि हमें वाउचर एंट्री करने में या रिपोर्टिंग बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो वाउचर यहाँ पे बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जैसे कि हमने और भी लेजर बनाए हैं, क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाना है और अब हमें यहाँ पे जो है नाम देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ HDFC बैंक। ठीक है, ये हमारा बैंक का नेम हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि उसके एलियास में आपने अकाउंट नंबर डाल दिया, ताकि जब आप उसको फाइंड करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन नोट्स वगैरह पिछली क्लास में बता दिए थे जब मैंने और जो लेजर क्रिएट किए थे। तो अब यहाँ पे हमें किसके अंडर में, यानी कि कौन से ग्रुप के अंडर में टैग करना है बैंक अकाउंट को, तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे डालूंगा। तो यहाँ पे 3 तरह के बैंक आते हैं, एक होता है बैंक अकाउंट, दूसरा होता है बैंक OCC अकाउंट और तीसरा होता है बैंक OD अकाउंट। तो तीनों तरह के बैंक क्या होते हैं, तो जब हम बैंक की एंट्री करेंगे वैसे तो हम डिटेल में वहाँ पे समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे इनका मतलब समझा देता हूँ। तो बैंक अकाउंट का मतलब है जो कि आपका नॉर्मल बैंक होता है, चाहे वो आपका सेविंग बैंक है, सेविंग अकाउंट है, या आपका करंट अकाउंट है। तो जो नॉर्मल बैंक है जिसमें कि आप पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, वहाँ से पेमेंट करते हैं, RTGS करते हैं, या कैश जमा करते हैं, कैश निकालते हैं। तो जो नॉर्मल है वो जो है आपका होता है बैंक अकाउंट। ठीक है, चाहे आपका करंट अकाउंट है या आपका सेविंग अकाउंट है। उसके बाद आता है, इसके बारे में इसके बाद समझेंगे, पहले OD अकाउंट समझ लेते हैं। तो OD का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, एक आपको बैंक लिमिट देता है, एक लोन की तरह ये अकाउंट होता है। मान लीजिए आप बैंक के पास गए, आपने वहाँ पे कुछ अपने सिक्योर या अनसिक्योर जिस तरह का भी आपका OD लिमिट आपने बैंक के लिए अप्लाई किया है और बैंक ने वो अप्रूव कर दिया। मान लीजिए आपको लिमिट दे दिया 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ भी, 2 करोड़। तो इस तरह से आपको लिमिट दे देता है बैंक, एक तरह से लोन दे देता है। तो उस तरह के अकाउंट को आप OD अकाउंट में यहाँ पे टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा जो अकाउंट होता है वो होता है बैंक OCC अकाउंट। तो ये जो है एक लोन अकाउंट की तरह ही होता है जैसे कि OD अकाउंट होता है, लेकिन ये छोटे मोटे जो लोन की लिमिट होती है वो इसमें जो है बैंक असाइन करता है, जिसका कि जो फुल फॉर्म होता है OCC का ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। तो यहाँ पे भी आप इसको, अगर आपका OCC अकाउंट है तो आप इसमें टैग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैग करते हैं बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के बाद में देखिए यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं आ रही है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि भाई अगर आपको जिस स्क्रीन पे आप हैं वहाँ पे आपको और ऑप्शन चाहिए होते हैं, या आपने देखना है कि भाई यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो उसको इनेबल करने के आपको यहाँ पे F12 करना पड़ेगा। अब F12 करने के बाद में आप जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक वाले सेक्शन में चले जाते हैं। राइट हैंड साइड में टॉप पे आप देखेंगे बैंक के सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रोवाइड इफेक्टिव डेट फॉर बैंक रिकन्सिलेशन, यस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लगभग सभी जो है फीचर्स बैंक के यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूं। तो चलते हैं हम वापस से उसी विंडो में। तो इसको हमने बैंक अकाउंट के अंडर में टैग कर दिया है, जो कि आपकी बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, करंट असेट्स के अंदर दिखेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इफेक्टिव डेट फॉर रिकन्सिलेशन। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रिकन्सिलेशन आप यहाँ पे क्या डालेंगे, देखिए इसको ध्यान से आप जो है समझना।
इफेक्टिव डेट रिकन्सिलेशन ऑटोमेटिकली जो उठाता है वो आपकी बुक बिगिनिंग डेट उठाता है, जिस दिन से आपने टैली में या बुक बिगिनिंग डेट डाली होगी, ठीक है, जब आप कंपनी क्रिएट करते टाइम पे। लेकिन आप इसको जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो डाटा है वो है पिछले कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें कि आप बैंक मेंटेन नहीं करते थे या बैंक रिकन्सिलेशन नहीं करते थे। बैंक रिकन्सिलेशन बेसिकली होता क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन ये होता है कि आपकी बैंक के स्टेटमेंट के साथ, बैंक की एंट्रीज के साथ अपनी बुक्स को मैच करते हैं, रिकन्साइल करते हैं, ठीक है, यानी कि टैली करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका डाटा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, पुरानी एंट्रियाँ भी आ रही हैं, और आपने वो डेट अगर आप यहाँ पे रिकन्सिलेशन में डाल दी, तो जब आप बैंक रिकन्सिलेशन में जाएंगे ना, तो आपकी ओपनिंग हो गया या आपके जो पिछले जो ऐसी एंट्रीज हैं जो कि रिकन्साइल नहीं हुए, वो सब आपकी रिकन्सिलेशन में आ जाएंगी और आपको रिकन्सिलेशन में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे कौन सी डेट डालनी है? जिस डेट से आप प्रॉपर रिकन्साइल करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप रिकन्सिलेशन वाली क्लास अटेंड करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेट आप डालेंगे बैंक रिकन्सिलेशन के लिए, जिस डेट से आप रिकन्साइल करना चाहते हैं अपनी बुक्स में, वो डेट आप यहाँ पे डालिए। मान लीजिए आपका 4 साल का डाटा है, आप चाहते हैं कि भाई 1 अप्रैल 23 से ही मैं बैंक रेको स्टार्ट करूँगा टैली में, यानी कि बैंक स्टेटमेंट को टैली में रिकन्सिलेशन करने की जो डेट है 1 अप्रैल 23 से ही मैं स्टार्ट करूँगा। पीछे की एंट्रियाँ मुझे रिकन्सिलेशन में शो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है वो डेट डाल सकते हैं जिस डेट से आपने बैंक रिकन्सिलेशन करना है और जिस डेट से आप चाहते हैं बैंक रिकन्सिलेशन में एंट्रियाँ शो हों, ठीक है। तो 1 अप्रैल 23 हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल आ रही है बैंक अकाउंट डिटेल में, तो ये डिटेल आपने यहाँ पे प्रॉपर डालनी है। अब ये डिटेल क्यों डालनी है? क्योंकि ये जो डिटेल है ये आप अपने इनवाइस में प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिटेल सही डालेंगे तभी जाके आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपके इनवाइस में या आपके डॉक्यूमेंट्स में सही तरीके से प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, तो जैसे कि हमारी कंपनी है ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया। उसके बाद अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद IFSC कोड, तो IFSC कोड यहाँ पे जैसे कि HDFC एंड उसके बाद 000025 ये डाल दिया हमने। वैसे अकाउंट नंबर जो है 6 डिजिट का होता, IFSC कोड 6 डिजिट का होता है, मतलब 0 से 6 डिजिट तक का हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। तो अभी मैंने डमी पर्पज़ के लिए यहाँ पे डाला है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद स्विफ्ट कोड अगर आप डालना चाहते हैं तो स्विफ्ट कोड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बैंक नेम पे कर्सर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारा जो टैली है ये हम एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बैंक की लिस्ट है वो नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, किसी ओरिजिनल लाइसेंस में अगर आप एक बैंक का लेजर बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बैंक की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जितने भी बैंक इंडिया में हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांच कौन सा है, जैसे कि हमने डाल दिया न्यू दिल्ली ब्रांच है हमारी। ये सब जो है, ये जो पार्ट है ऊपर का बैंक डिटेल का, ये आपको इनवाइस वगैरह में प्रिंट करना है, तो यही डिटेल प्रिंट होंगी, ठीक है। अब आते हैं सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक। अब क्या है ये इसका ऑप्शन, इसको यस करते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम यस करते हैं तो यहाँ पे हमें एक विंडो खुल जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अपनी चेकबुक को डिफाइन करना होता है कि भाई अगर आपके पास 1 चेकबुक है, 2 चेकबुक है, 3 चेकबुक है, तो अगर आपने टैली में अपनी चेकबुक को भी मेंटेन करना है, एक एक चेक का हिसाब रखना है कि भाई ये चेक किसको दिया था, ये चेक कैंसिल हुआ है तो कौन सा चेक नंबर कैंसिल हुआ है, अगर आपने उसको ब्लैंक चेक किसी को दिया है, तो वो सब चीज़ें हम आगे बैंक में बैंक वाली क्लास में हम जो है अटेंड करेंगे या कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे चेकबुक कैसे बनानी है, मतलब चेकबुक की एंट्री कैसे करनी है टैली में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई फ्रॉम 00006 डिजिट का होता है, तो 1 से स्टार्ट है। और मान लीजिए हमारी जो चेक बुक है वो है 50 लीव की चेक बुक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 50 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ चेक आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक बुक का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि आपने
जैसे कि आपने मान लीजिए आपके यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टर हैं, एक चेकबुक एक डायरेक्टर के पास है, दूसरी चेकबुक दूसरे डायरेक्टर के पास है, तीसरी आपके अकाउंटेंट के पास है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं बुक 1 डाल देते हैं। अब जैसे दूसरी बुक है आपकी तो 00005 से स्टार्ट हुई है और ये 0000100, ठीक है, 50 होगी और ये हो गया हमारा बुक नंबर 2, ठीक है। तो 2 चेकबुक होगी। अब इन फ्यूचर जब आपकी ख़त्म हो जाएंगी, नई चेकबुक आ जाएगी, तो बैंक का लेजर अल्टर करना है और यहाँ पे वो आगे ऐड कर देना है। इससे होगा क्या, जब आप बैंक की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चेक नंबर आ जाएगा, आपका जो चेक रजिस्टर है वो पूरा आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है एनेबल चेक प्रिंटिंग, तो इसको हम यहाँ पे अभी डिसेबल ही रखते हैं। चेक प्रिंटिंग हम जो है जब बैंक की एंट्री करेंगे और वहाँ पे हम जो है चेक प्रिंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर मैं चेक प्रिंटिंग में यहाँ पे एनेबल कर दूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा चेक प्रिंटिंग को समझाने में, तो इसको अभी मैं डिसेबल रखता हूँ। जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे चेक प्रिंटिंग वाले सेशन में, चेक प्रिंटिंग वाले क्लास में मैं इसको कवर करूँगा। तो ये जो अगला ऑप्शन है, यूज़ नेशनल बैंक फॉर पोस्ट डेटेड चेक, तो उसको अगर आपके पोस्ट डेटेड एंट्री होती हैं तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, बैंक का मेलिंग नेम क्या है, मतलब अगर आपने बैंक का डिटेल डालना है कि आपका बैंक का नेम क्या है, उसका एड्रेस कहाँ है, जैसे कि हमने डाल दिया न्यू दिल्ली, एंड वो कौन से स्टेट में है, उसका पिन कोड क्या है 110006 हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये हमारा है। वहाँ पे जो मैनेजर का फ़ोन नंबर क्या है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मल्टीपल और भी अगर अकाउंट नंबर हैं तो उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और व्हाट्सअप भी करना है उसको तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो जैसे यहाँ पे वहाँ कौन है, वहाँ पे जो भी वहाँ पे है कॉन्टैक्ट पर्सन, जैसे कि जो कि आपका अकाउंट मैनेजर है वो आप डाल सकते हैं, या मैनेजर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, वहाँ की ईमेल आईडी डाल सकते हैं, उसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपका बहुत बारी क्या होता है कि वो आपको जो है जीएसटी इनवाइस भी रेज करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस जैसे कि 1 अप्रैल 23 से हम ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2023 को जो भी हमारा बैंक में क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम 1 अप्रैल 2023 में ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, वो भी डेबिट बैलेंस है, यानी कि इतना बैलेंस हमारे अकाउंट में था, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया ताकि जब हम आगे इसकी प्रॉपर एंट्रियाँ करेंगे तो हमारा बैंक जो है बिल्कुल मैच रहेगा, जिसके बैलेंसेस मैच रहेंगे और उसको हम आसानी से रिकनसाइल भी कर पाएंगे। तो उसको सेव कर देना है। तो ये हमारा बैंक का लेजर बन गया। इससे ज़्यादा बैंक के लेजर में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक का लेजर आप आसानी से समझ गए, सारी डिटेल कैसे कैसे कहाँ पर क्या डालनी है, ठीक है। तो अब हम आगे जो है फिक्स असेट्स के जो लेजर्स हैं उसको बनाना सीखते हैं कि फिक्स असेट्स का लेजर क्या कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो सबसे पहले फिक्स असेट्स होता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए फिक्स असेट्स क्या होता है, जो कि ऐसे आइटम्स, ऐसे गुड्स जो कि कंपनी अपने लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए परचेज करते हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, अब प्रॉपर्टी क्या करेगी, उस पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉफिट देगी। कैसे प्रॉफिट देगी, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी किसी कंपनी ने खरीदी है, उसमें ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस बना दिया उसमें, ठीक है। तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो मटेरियल है, बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा आया है वो सब क्या होगा, फिक्स असेट्स होगा। वो जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी किस में आएगी, फिक्स असेट्स में आएगी। उसके अंदर जो फर्नीचर होगा वो किस में आएगा, फिक्स असेट्स में आएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो चीज़ें परचेज करते हैं, खरीदते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल की जाएंगी, वो भी प्रॉफिट के तौर पे, मतलब उससे कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसका इस्तेमाल करने से कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उसे हम फिक्स असेट्स के अंदर में टैग कर सकते हैं या उसको हम फिक्स असेट्स के अंडर में लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल समझा रहा हूँ आपको, मतलब एक लेमैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जो कि आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। ऐसी आइटम्स या कि ऐसे गुड्स जिसको कि कंपनी खुद के इस्तेमाल के लिए परचेज करती है और जिसको कि लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करती है और जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है, अर्निंग होती है, ठीक है। अब जैसे कि अब आप कहेंगे यार प्रॉपर्टी तो ले ली, उसे अर्निंग क्या होगी। अब देखिए अगर किसी कंपनी ने प्रॉपर्टी ली तो उसमें प्रॉपर्टी में
मकान या ऑफिस या कोई वेयर हाउस या कोई शोरूम बनाएगी। अब शोरूम बनाएगी तो उसका जो रेंट है, ठीक है, उसका जो रेंट है वो तो बचेगा ना। नहीं, अब मान लीजिए नहीं बनाती है और किसी कंपनी को किसी लोकेशन पे कोई शोरूम चाहिए, ठीक है। अब या तो वो ज़मीन लेके, प्रॉपर्टी लेके उसमें शोरूम बनाए, या फिर कहीं से लीज़ पे या रेंट पे जो है उसमें शोरूम बनाए, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो लीज़ या रेंट पे ले, या फिर वहाँ पे ज़मीन खरीदे और उसमें शोरूम बनाए। अब प्रॉपर्टी तो ले ली, वो फिक्स असेट्स में चली गई, ठीक है, यानी कि फिक्स असेट्स में हमने उसके लेजर को बनाया। अब उसमें जो बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग में जो मटेरियल लगेगा वो हमारा किस में जाएगा, फिक्स असेट्स में जाएगा। उसमें जो फर्नीचर लगेगा, उसमें जो एसी लगेंगे, उसमें जो और भी ऐसी चीज़ें लगेंगी वो सब किस में जाएंगी, वो फिक्स असेट्स में जाएंगी। क्योंकि फिक्स असेट्स जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो है असेट्स है, यानी कि गुड्स है। और वो जो है हमें लॉन्ग टाइम तक जो है वो हमें प्रॉफिट देगा। हमें अगर जब तक हमारा वो शोरूम चल रहा है, ठीक है, तो तब तक हमारा रेंट तो बच रहा है ना, वो हमें प्रॉफिट तो दे ही रहा है, उसमें हम बिजनेस रन कर रहे हैं। तो हमारा एक तरह, कल को हम उसको बेचेंगे, मान लीजिए वहाँ पे शोरूम बंद कर दिया और कल को हमने उसको बेच दिया, तो उसका जब हम उसको सेल करेंगे तो वो हमारा जो फिक्स असेट्स है वो उतना कम हो जाएगा। लेकिन जितने साल तक वो चल रहा है उसमें डेप्रिसिएशन को काउंट किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे फर्नीचर है, वहाँ पे हमने 5 लाख रुपए का फर्नीचर हमने वहाँ पे लगाया हुआ है, या वहाँ पे जो लाइटिंग है, एसी है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए हुए, प्लांट एंड मशीनरी हैं, तो वो सब जो हमने वहाँ पे लगाई हैं, तो उस पर एक साल में उसमें डेप्रिसिएशन भी हम जो है डिडक्ट करेंगे। तो उस जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए वो 15 साल उस कंपनी ने यूज़ कर दी, तो 15 साल में उसकी जो वैल्यू है वो घट के जो भी उसमें डेप्रिसिएशन कटा है, या जो भी हमने उसको डेप्रिसिएशन में उसको डिडक्ट कर दिया है, तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी बुक्स में, ठीक है। तो ऐसे गुड्स या ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी मशीनरी या इस तरह की जो इक्विपमेंट हैं जो कि कंपनी अपने खुद के यूज़ के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए उसको यूज़ करेगी, यानी कि खुद के काम के लिए उसको इस्तेमाल करेगी, तो उसको कंपनी को उस पर्टिकुलर लेजर को आपको जो है फिक्स असेट्स में टैग करना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग, और जैसे कि एसी हो गया, उसमें फर्नीचर हो गया, तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक काम आएंगी, कंपनी के काम में आएंगी, उन सबको आपने फिक्स असेट्स में फिक्स असेट्स में टैग करना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक दो लेजर बना देते हैं फिक्स असेट्स में। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक लेजर बना देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये हमने एक कंपनी के लिए कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, प्लांट में एक मशीन लगाई है जिसका कि हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेजर का नाम हमने प्लांट एंड मशीनरी रख लिया। अब यहाँ पे किसके अंडर में टैग करना है, फिक्स असेट्स के अंडर में टैग करना है, ग्रुप के अंदर टैग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल आप यस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे नो रखते हैं, क्योंकि मेंटेन बिल बाय बिल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अधिकतर इसको हम डेबिटर एंड क्रेडिटर के केस में ही इनेबल रखते हैं। इन्वेंट्री का भी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। एंड एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवाइस, और इसको भी हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अब यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल्स में टाइप ऑफ जीएसटी टाइप में हम इसको, टैक्स टाइप में इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। हाँ, इसमें जीएसटी हम एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे हम जीएसटी इसका जो है सेट कर देंगे। जीएसटी क्यों सेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका जब एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीएसटी कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेसिफाई ईयर। अब मान लीजिए इसका HSN कोड है 555555, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप डालना चाहते हैं, मशीनरी में हमने इसको टैग कर दिया, ठीक है। ये मैं डमी पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ, मतलब आपको दिखाने के लिए, एक्चुअल में ये इसका कोड नहीं है, ठीक है। तो आगे हम जीएसटी रेट में चलते हैं। तो जीएसटी रेट में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई ईयर करेंगे, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करेंगे। और यहाँ पे पूछता है कि भाई किस तरह का जो है आपका ये जो है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको अभी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, यानी कि सिस्टम इनफ्रेट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी रेट कितना डालना है, मान लीजिए इस पर 18% का जीएसटी लगा है, 9% CGST, 9% HST, और यहाँ पे सेस नहीं लगा है, ठीक है। अब बाय द वे, अगर जो आप कार या मोटर बाइक वगैरह परचेज करते हैं वो भी फिक्स असेट्स के अंदर ही आती हैं और उनमें सेस लगता है, ठीक है।
और एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस तो नो रखते हैं, एंड एलिजिबल फॉर टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ना फिक्स असेट्स पे अलग अलग इसमें जो है अलग अलग रूल्स हैं कि आप कितना ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर में कितना ले सकते हैं, सेकेंड ईयर में कितना ले सकते हैं, तो वो सब हैं, तो उसको अभी हम यहाँ पे यस रखते हैं। अब यहाँ पे आता है भाई क्या है आपका कैपिटल गुड्स है या फिर आपका गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गुड्स और सर्विस की जगह पे आपको इसको आपने कैपिटल गुड्स में इस्तेमाल करना है, मतलब कैपिटल गुड्स को यहाँ पे आपने टैग करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप रिटर्न बनाएंगे तो वहाँ पे आपका ये आपके कैपिटल गुड्स वाले कॉलम में जाएगा। तो कैपिटल गुड्स है क्या, वैसे ये एक तरह का फिक्स असेट्स ही है, तो फिक्स असेट्स का ही उपनाम समझ लिए, जीएसटी की लैंग्वेज में इसको कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया, और प्लांट एंड मशीनरी में और हमें कोई चीज़ यहाँ पे डालने की ज़रूरत तो है नहीं। अब हम इसको आगे बढ़ लेते हैं, अगर इसका ओपनिंग है तो ओपनिंग डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फिक्स असेट्स का लेजर बना सकते हैं। तो लगभग हमारे सारे लेजर्स तो बन गए हैं, जो कि एक मतलब मोटा मोटा जो लेजर हमें ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पे बना दिए हैं। अब जो और लेजर की ज़रूरत पड़ेगी जब हम एंट्री करेंगे, ठीक है, चाहे हम परचेज की एंट्री करेंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे, जनरल की एंट्री करेंगे, और हम रिसीट पेमेंट की एंट्री करेंगे, और भी बहुत सारी एंट्रीज हम करेंगे, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ऑर्डर वगैरह जो भी हैं वो सब हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो जब हम क्लास में जिस चैप्टर में हम होंगे उसमें जिस लेजर की ज़रूरत पड़ेगी वो लेजर हम वहाँ पे इमीडिएटली या वहीं पे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो लेजर्स की कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आपको आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको लेजर की कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है, या आपको लेजर बनाना नहीं आता है, या लेजर को सही तरीके से बनाना नहीं आता है, तो आपकी एंट्री भी सही नहीं होगी। आपकी एंट्री सही नहीं होगी, आपका लेजर सही नहीं बनेगा, तो आपकी जो अकाउंटिंग है उसकी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वैसे गलत एंट्री तो टैली लेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप सेल बना रहे हैं तो जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वही चीज़ आपको शो करता है, तो गलत एंट्री तो होती नहीं है, मतलब ना के बराबर होती है जब तक कि आप फोर्सफुली ना करें। लेकिन अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं की है, या लेजर सही नहीं बनाया है, सही जगह टैग नहीं किया है, तो फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एंट्री में आपको लेजर को सही तरीके से टैग करना आना चाहिए, सही तरीके से लेजर की कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे लेजर समझ लिए हैं, डेबिटर के लेजर बनाने समझ लिए हैं, क्रेडिटर के लेजर बनाने समझ लिए हैं, सेल्स के लेजर, परचेज के लेजर, ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर यानी कि जीएसटी के लेजर, और जो हमारे फिक्स असेट्स के लेजर है, बैंक के लेजर, सारे हमने यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। अब हमें एंट्री लेवल स्टार्ट करना है, तो अगली क्लास से हम एंट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बहुत जल्दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम एंट्री लेवल में पहुँच जाएँ, क्योंकि एंट्री लेवल ही ऐसा है, लेजर बनाना तो लगभग आप में से अधिकतर लोगों को आता ही होगा। जिसको नहीं आता होगा वो इन क्लास को अटेंड करके लेजर बनाना सीख गया होगा, कंपनी बनाना सीख गया होगा, उसको काफ़ी कुछ जो है टैली में वो सारी चीज़ें आ गई होंगी जो कि अब तक मैंने सिखाई हैं। लेकिन अब जो मेन चीज़ें हैं वो हैं एंट्रीज़ कैसे करनी है, सेल्स की एंट्री कैसे करनी है, परचेज की एंट्री कैसे करनी है, अब बेसिक एंट्री कैसे करनी है, और फिर एडवांस वाली एंट्री कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें जो है अब हम एंट्री लेवल में सीखेंगे। तो अब जो है एंट्री लेवल स्टार्ट होने वाला है अगली क्लास से, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और एक एक वीडियो देखना, किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। चाहे आपको टैली आता है, आप अकाउंटिंग से हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियोस को देखेंगे यानी कि इन क्लास को अटेंड करेंगे, तो कुछ ना कुछ 1% भी अगर आपको नया सीखने को मिला तो वो ही बहुत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बिल्कुल जी। मेरी एक क्लास आप अटेंड कर लीजिए और मैं आपको ऐसा लेक्चर दूंगा, ऐसे कुछ चीज़ करके दिखाऊंगा कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने बेसिक से सीखना स्टार्ट किया है तो आप तो बहुत कुछ सीखेंगे, आप पूरा टैली सीखेंगे, सारी एंट्री सीखेंगे, तो बहुत कुछ आप सीख लेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा साथ के साथ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके सारी चीज़ें एक बार आपको समझ आएंगी, फिर आपके सर के ऊपर से निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि लेजर कैसे बनाना है, अब मैं मान लीजिए कोई एंट्री कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर बताया कि भाई देखो मैंने लेजर बनाया था उस वीडियो में, और मैंने ऐसे ऐसे लेजर बनाया था, तो वहाँ पर जो ऑप्शन मैंने यस किया था तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपने जब वो वीडियो ही नहीं देखा
और वो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं देखी जिसको कि मैंने हाईलाइट किया था पर्टिकुलर क्लास में, तो फिर आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगा। तो सारी क्लास आप अटेंड जरूर करना, चाहे आपका 10-15 मिनट लगेगा ज़रूर, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।